नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एडुजब टीच प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने इस प्लेटफॉर्म पर उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा करी थी। उच्चतम न्यायालय की संरचना, उसके गठन, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद से त्याग और उनकी शक्तियों और क्षेत्राधिकारों के बारे में हमने अब तक पढ़ा। आगे की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास एक विशेष क्लास रहेगी, क्योंकि हमने जो अब तक पढ़ा अब उसमें से हमारे सवाल कैसे बनेंगे, किस प्रकार से हमें सवाल सीईटी एग्जाम और अदर एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, आज उनके बारे में व्यापकता से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए हम शुरू करते हैं सीईटी स्पेशल बैच उच्चतम न्यायालय की मुख्य प्रश्नोत्तरी। तो आपके सामने पहला सवाल रहेगा, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा पाया जाता है? सवाल नंबर 1, आप ध्यान से पढ़े। इसमें न्यायपालिका की प्रकृति पूछी गई है कि भारत के अंदर न्यायपालिका का नेचर, स्वरूप या प्रकृति कैसी होती है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन संख्या 1, एकीकृत न्यायपालिका। ऑप्शन बी, दोहरी न्यायपालिका। ऑप्शन सी, एकात्मक न्यायपालिका। ऑप्शन डी, परतंत्र न्यायपालिका। तो विद्यार्थियों, आपके लिए 5 सेकंड का समय है, इनमें से उत्तर फाइंड करें। ऑप्शन ए, एकीकृत न्यायपालिका। ऑप्शन बी, दोहरी न्यायपालिका। ऑप्शन सी, एकात्मक न्यायपालिका। ऑप्शन डी, परतंत्र न्यायपालिका। इनमें से एक ऑप्शन सही रहेगा, और वो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन अ आपका एकदम सही है। भारत के अंदर न्यायपालिका का एकीकृत स्वरूप पाया जाता है। एकीकृत का मीन्स क्या होता है? एकीकृत का मतलब होता है कि जितनी भी उसकी इकाइयां होगी वह एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़ी हुई होगी। जैसे भारत के अंदर एकीकृत न्यायपालिका में कड़ियां कैसे जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय पाया जाता है। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय पाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आते हैं आपके, इसके अधीन आएंगे आपके विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय, और प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधीन आएंगे उस राज्य में पाए जाने वाले अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार से हम इसको कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। तो इस प्रकार से ये आपस में अधीनस्थ न्यायालय, इस प्रकार से ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी को ही कहा जाता है एकीकृत न्यायपालिका। सवाल नंबर 2 रहेगा आपके लिए, वर्तमान में भारत के उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या के बारे में आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में भारत में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें कितने न्यायाधीश की संख्या स्वीकृत है या पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि फरवरी 2026 से पहले या 2025 तक हमारे भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 थी, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, संख्या में बढ़ोतरी की गई है। वह कितनी है उसके बारे में हमें जानना है, क्योंकि हाल ही में ये संख्या परिवर्तित हुई है। तो ये सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी। न्यायाधीश का मतलब है कि एक मुख्य न्यायाधीश और उसके सहायक अन्य न्यायाधीश कितने, उन सबकी संख्या का। ऑप्शन है 34, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 38 और ऑप्शन डी 26। तो भारत के अंदर 2025 तक न्यायाधीशों की संख्या 34 थी, जिसे बढ़ाकर 2026 में 38 कर दिया गया। तो वर्तमान में आपके न्यायाधीशों की संख्या 38 है, जिसमें आप देखेंगे एक आपके आएगा मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, और इसके साथ आपको देखना है 37 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है मुख्य न्यायाधीश के अलावा, तो 37 मुख्य न्यायाधीश सहित या कुल पूछे तो आपको 38 संख्या बतानी है। सवाल नंबर 3, उच्चतम न्यायालय के बारे में आपको असत्य कथन ढूंढना है। क्या ढूंढना है? असत्य कथन। इनमें से कौन सा कथन गलत है उच्चतम न्यायालय के बारे में? सवाल का पहला ऑप्शन रहेगा आपके लिए, संसद विधि द्वारा, किसके द्वारा? कानून के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। ठीक, ऑप्शन बी है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। कौन करता है? न्यायाधीश जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के, उनको नियुक्त करने का काम, अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति है। तीसरा ऑप्शन है आपके, न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भारत के प्रधानमंत्री को सौंपते हैं।
ठीक। उसके बाद आते हैं न्यायाधीश जो अपना पद धारण करते हैं वो कितनी उम्र तक न्यायाधीश रह सकते हैं, तो वो बताई गई इसमें 65 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। अब इनमें से आपको वह बताना है कथन जो गलत है, यानी 3 कथन आपके सत्य है, चौथा गलत, चौथा जो कथन है वो गलत है। वो चौथा कथन कौन सा है गलत कथन, उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला है संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते, एकदम सही है। इस ऑप्शन में आपको यह भी ध्यान रखना है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकती है, तो संसद कर सकती है। यहां पर एक सवाल ये तैयार हो गया, ये एकदम सही है आपके। नेक्स्ट आता है आपके न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, एकदम सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि केंद्र सरकार पहले तो न्यायाधीश अपने नाम केंद्र सरकार को देंगे, विधि मंत्रालय राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, अंतिम रूप से नियुक्ति कौन करता है, तो वह आपके राष्ट्रपति, एकदम सही है। फिर आता है न्यायाधीश अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को सौंपते हैं, ये कथन एकदम गलत है। मैंने आपको बताया था कि भारत का न्यायाधीश जो होगा वह अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, ना कि प्रधानमंत्री को। तो ये त्यागपत्र किसको सौंपा जाता है, त्यागपत्र सौंपा जाता है राष्ट्रपति को। तो न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, न कि प्रधानमंत्री को। और चौथा कथन है कि न्यायाधीश 65 साल की उम्र तक अपना पद धारण करते, यह भी कथन एकदम सही है। तो अब द सही है और स कथन गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा कि न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। देन अगला रहेगा सवाल नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है कि कौन से कथन सही है और कौन से कथन गलत है। आपको सही कूट का चयन करना है। तो उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को संसद भवन के प्रिंसेस चैम्बर में हुआ था। वापस सुने, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब होता है, एक तो आपको ये तारीख बता दी गई है 28 जनवरी 1950, और दूसरा स्थान भी आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसेस चैम्बर में हुआ है। क्या ये कथन सही है, एक बार इस पर विचार करें। अगला आता है इसमें, इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, यानी उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल कानिया थे। और अगला आता है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो विद्यार्थियों, चारों 3 ऑप्शन है आपके सामने, इन तीनों में से आपको क्या 3 सही है, क्या 1 सही है, क्या 2 ऑप्शन सही है, कितने ऑप्शन इसमें सही है, उसको आपको फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए कि उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ, एकदम सही है। उद्घाटन कहां होता है, संसद भवन के प्रिंसेस चैम्बर में, एकदम सही है। ये दोनों ही बातें इसमें सही है, तो आपको इस पे टिक करना है, पहला ऑप्शन सही होगा। नंबर 2, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम ही क्या था, हीरालाल जे कानिया, दूसरा ऑप्शन स्वतः ही सही है। और जस्ट अभी मैंने आपको एक प्रश्न में बताया है कि वर्तमान में भारत में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 38 है, 34 नहीं है। इस प्रकार से आपके ये ऑप्शन गलत हो गया। तो कौन से ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अब इस कूट में देखना है कि कौन से 1 और 2 में आता है। तो आप देखेंगे स में ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इसका आंसर स सही रहेगा, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, क्योंकि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 34 न होकर 38 है। इस प्रकार से भी सवाल आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। देन अगला सवाल नंबर 5 आता है आपके लिए, उच्चतम न्यायालय के बारे में आपको सत्य कथन का चयन करना है। अब आपके सामने 4 कथन है, इसमें एक असत्य कथन है, गलत ऑप्शन है, उसका चयन करना है। वो ऑप्शन कौन सा है, तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन, न्यायाधीशों की शपथ होती है, इसका उल्लेख भारत के संविधान की 3री अनुसूची में उल्लेखित है, सही है। दूसरा, इसको शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति दिलाता है। तीसरा ऑप्शन, न्यायाधीशों के वेतन राष्ट्रपति विधि द्वारा अवधारित करता है। जो न्यायाधीशों का वेतन होता है वह राष्ट्रपति कानून के द्वारा क्या करता है, निर्धारित करता है। फिर आता है, न्यायाधीशों को वेतन 2री अनुसूची के अनुसार दिए जाते हैं। विद्यार्थियों, चारों ऑप्शन पढ़े, इनमें से आपको एक गलत बताना है और 3 ऑप्शन एकदम सही है। पहली बात, न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3री में उल्लेखित है, ऑप्शन एकदम सही है। 3री अनुसूची में आपके विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, एकदम सही। अगला है, न्यायाधीशों को शपथ या तो राष्ट्रपति दिलाता है या फिर उसका नामित व्यक्ति, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन ऑप्शन स पढ़े, न्यायाधीशों के वेतन, जो न्यायाधीशों के आपके वेतन है
ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं अवधारित किए जाते, बल्कि भारत की संसद जो होती है ना, उसके द्वारा न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी या कमी ज्यादा की जा सकती है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन संख्या स आपका इसका गलत आंसर रहेगा, क्योंकि वेतन भत्ते का निर्धारण करने का काम किसका होता है? भारत की संसद का। राष्ट्रपति नहीं कर सकता। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, उसको पद से मुक्त करेगा, लेकिन उसका वेतन निर्धारित नहीं कर सकता। और चौथा ऑप्शन कि इनके वेतन का उल्लेख कहां है? दूसरी अनुसूची में इनका वेतन है। 2,80,000 वेतन मिलता है मुख्य न्यायाधीश को और 2,50,000 वेतन मिलता है अपने अन्य न्यायाधीशों को। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सवाल नंबर 6 क्या कहता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किसकी? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कार्यकारी। जब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है? जब भारत का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर किन्हीं कारणों से नहीं होता, जैसे उसको महाभियोग से हटा दिया गया है, या फिर उसने त्याग पत्र दे दिया है, या फिर किसी अन्य कारण से वह कार्य करने में असमर्थ है, तो मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर उसके स्थान पर कार्य करने के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यानी स्वयं न्यायाधीश करेगा, मुख्य न्यायाधीश कि मैं अभी वर्तमान में कार्य नहीं करूंगा, आप कार्य करो। दूसरा है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन स है प्रधानमंत्री, ऑप्शन द है विधि मंत्रालय। तो विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सवाल नंबर 7 आता है आपके, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों एवं अधिकारिता में वृद्धि कौन कर सकता है? जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसकी अगर पावर को बढ़ाना है, उसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है, उसका विस्तार करना है, तो निम्न में से वह कौन सा निकाय है जो भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियों और अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधि मंत्रालय। तो विद्यार्थियों, आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको पता है कि जब शक्तियों को बढ़ाने की बात आती है, अधिकारिता को बढ़ाने की बात आती है, तो ये सारा का सारा काम भारत की संसद ही करेगी। तो 7वें सवाल का आंसर सही रहेगा कि उच्चतम न्यायालय की शक्तियों एवं अधिकारिता में वृद्धि करने का काम भारत की संसद का होता है। देन अगला सवाल है सवाल नंबर 8, केंद्र एवं राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद उच्चतम न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार में आते हैं? जब एक तरफ केंद्र होगा और दूसरी तरफ कुछ राज्य, आपस में इनके मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद हो जाए, किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए, तो ऐसे विवादों का निपटारा करना उच्चतम न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार में आता है? हमने उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार पढ़े थे, जिसमें बताइए कि मैंने आपको कुछ में लिखवाया था सारा कि कौन सा काम कौन से क्षेत्राधिकार में आता है। तो आप बताइए कि जब केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाता है, तब उच्चतम न्यायालय इसको हल किस क्षेत्राधिकार के तहत करता है? ऑप्शन ए प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन तीसरा है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन चौथा है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। तो मैंने आपको 3 बातें बताई थी कि जब केंद्र और राज्य के मध्य, एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य, केंद्र और कुछ राज्यों का अन्य राज्यों के साथ अगर विवाद होता है, तो ऐसे क्षेत्राधिकार प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो आपके ऑप्शन एकदम इसमें सही रहेगा। फिर रहेगा प्रश्न संख्या 9, इसमें पूछा है असत्य कथन के बारे में। आप ध्यान रखें, अगर ऐसा आ जाए असत्य कथन को आप पहले से अंडरलाइन करें कि आपको इसमें गलत बताना है, ठीक है? तो उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के संबंध में आपको गलत कथन बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के बारे में। ऑप्शन है यह किसी एक उच्च न्यायालय के मामले को अपने पास मंगवा सकता है। दूसरा ऑप्शन है यह एक उच्च न्यायालय के मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। अगला है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। चौथा ऑप्शन है यह अपने आदेशों की अवहेलना होने पर दंडित नहीं कर सकता। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा असत्य कथन है? तो विद्यार्थियों, उच्चतम न्यायालय के पास एक शक्ति होती है कि वह एक उच्च न्यायालय के मामले को
दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है, एक उच्च न्यायालय के मामले को अपने पास मंगवा सकता है। उच्चतम न्यायालय जो भी आदेश देता है वह अभिलेख के रूप में संचित हो जाते हैं, जिसका उपयोग अन्य न्यायालय करते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सही है। लेकिन अगर उच्चतम न्यायालय के किसी भी निर्णय की अवहेलना होती है तो यह उसको दंडित कर सकता है, इसमें नहीं होगा बल्कि दंडित कर सकता है। तो ऑप्शन द सही है। अगर कोई भी न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को या आदेश की अवहेलना करता है तो उसको दंडित न्यायालय कर सकता है, उच्चतम न्यायालय उसको दंडित कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है आपके लिए, उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संबंध में। अब आपके सामने ये परामर्शदात्री जो डिस्कस होता है इसका राष्ट्रपति के साथ, उसके आपको असत्य कथन बताना है। ऑप्शन एक है आपके, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि के असंगत प्रश्नों पर राय मांग सकता है, यानी कोई कानून से संबंधित असंगत प्रश्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति न्यायालय से राय मांग सकता है। राष्ट्रपति संविधान से पूर्व की विधियों और संधियों पर राय मांग सकता है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, उच्चतम न्यायालय दोनों ही मामलों में राय देने के लिए बाध्य है। तो छात्रों, हमने संविधान के अनुच्छेद 143 में देखा था कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति राय मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। दोनों ही मामलों पर ऑप्शन सही है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अगर विधि का कोई प्रश्न असंगत हो जाता है तो उसके संदर्भ में राय मांग सकता है। ऑप्शन बी में है कि संविधान की पूर्व विधियों से और संधियों के ऊपर राय मांग सकता है। राष्ट्रपति कभी भी उच्चतम न्यायालय की राय मानने के लिए बाध्य नहीं होता, लेकिन उच्चतम न्यायालय जो पहला मामला है, पहले मामले में तो बाध्य नहीं, इसकी इच्छा है तो दे, लेकिन अगर संविधान से पूर्व की विधियां है तो उस पर राय देने के लिए बाध्य है। तो आपके ऑप्शन द एकदम इसका सही रहेगा कि उच्चतम न्यायालय जब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि के असंगत प्रश्न पर राय मांगे तो उच्चतम न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति संविधान से पूर्व की विधियों एवं संधियों पर राय मांगे तो उच्चतम न्यायालय को राय देनी ही पड़ेगी। लेकिन दोनों ही मामले में राष्ट्रपति राय को माने या ना माने ये उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 11 है आपके सामने विद्यार्थियों। उच्चतम न्यायालय के बारे में जो कुछ कथन है इस पर विचार करना है। पहला, इसे मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है। दूसरा है, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तीसरा है, इसे संविधान का अंतिम व्याख्याकार कहा जाता है और वर्तमान में इसका मुख्यालय बंबई के अंदर है। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें देखना है कि कौन सा कथन, क्या चारों कथन सही है, क्या कुछ कथन सही है कुछ गलत है, तो कितने कथन सही है उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन एक, मौलिक अधिकारों का रक्षक कहा जाता है, एकदम सही। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा उच्चतम न्यायालय करता है, ऑप्शन एक एकदम सही। दूसरा, मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगला है, संविधान के किसी भी प्रावधान में अगर अस्पष्टता नजर आती है तो उसकी व्याख्या करने का काम उच्चतम न्यायालय का होता है, इसलिए इसको संविधान का अंतिम व्याख्याकार कहा जाता है। लेकिन इसका मुख्यालय जो है ये वर्तमान में बंबई में नहीं, भारत की राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर स्थित है। इसका मतलब है कि ऑप्शन एक, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन 4 गलत है। जहां पर भी आपको 4 दिखे पहले तो वो आप फाइंड कर दो। इसका मतलब 3 तो ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गए, तो आपके ऑप्शन द एकदम सही रहेगा, 1, 2, 3। सवाल नंबर 11, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए आपको बताना है। पहली योग्यता है, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना। दूसरा, एक या एक से अधिक न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार अधिवक्ता रहना। तीसरा, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता होना और भारत का नागरिक होना। तो विद्यार्थियों, मैंने जब आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता बताई थी तो मैंने उसमें बताया था कि आपको अगर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको कम से कम 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वकील बनकर काम करना पड़ेगा। आपको कंटिन्यू, ऐसा नहीं बीच में आपने साल भर गैप लिया, नहीं, आपको 10 साल तक कंटिन्यू वकालत करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर 5 साल तक कंटिन्यू किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहना पड़ेगा और उसके बाद आपको राष्ट्रपति की नजरों में पारंगत विधिवेता होना पड़ेगा, तभी जाकर आपको उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में आपको नियुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से चारों ही योग्यताएं आपको चाहिए होती है।
तो इसका स ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये आपके पूछी जा सकती है। अलग अलग भी आ सकते हैं, कितने वर्ष तक अधिवक्ता रहना है, कितने वर्ष तक न्यायाधीश रहना है, ये अलग से भी सवाल आ सकते हैं। सवाल नंबर 13, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अगर गणपूर्ति प्राप्त नहीं होती तो जो उसका तदर्थ न्यायाधीश होता है, यानी गणपूर्ति को पूरा करने के लिए उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को बुलाया जाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी केंद्रीय विधि मंत्रालय। तो विद्यार्थियों, जब तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तदर्थ न्यायाधीश जब उच्चतम न्यायालय की कोई बैच बिठानी होती है या कोई डिस्कस करना होता है किसी मामले पर या किसी मामले की सुनवाई करनी होती है, तो अगर उसका कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं होती तो उच्चतम न्यायालय के अंदर उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखने वाले किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय से, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके बुलाया जाता है उस बैठक में बैठने के लिए। अब वो बुलाता कौन है, उसको नियुक्त कौन करता है, उसके बारे में है। तो इसका आंसर सही रहेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पहले पूछेगा, उसकी सहमति लेगा, उसके बाद उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और ये कहां से आता है? किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के उस न्यायाधीश को बुलाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है उसकी नियुक्ति का आधार क्या है? ऑप्शन ए, क्या राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को मनोनयन के आधार पर नियुक्त करता है? क्या इसका चुनाव होता है? क्या इसको वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त किया जाता है? क्या ये संसद विधि द्वारा नियुक्त करती है? तो इसका आपको बताना है कि जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वह वरिष्ठता के आधार पर, जिसकी उम्र ज्यादा होगी वही क्या बनता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। ये आपको ध्यान रखना है। सवाल नंबर 15, उच्चतम न्यायालय के वे मुख्य न्यायाधीश जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा, सबसे कम कार्यकाल वाला न्यायाधीश कौन है? पहला ऑप्शन है कमलकांत वर्मा, ऑप्शन बी कमल नारायण सिंह, हीरालाल जे कानिया और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो विद्यार्थियों, भारत का वह मुख्य न्यायाधीश जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा है उसका नाम कमल नारायण सिंह, केवल 18 दिन तक मुख्य न्यायाधीश रहे। कितने दिन तक? केवल 18 दिन के लिए ये मुख्य न्यायाधीश रहे। ये सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश है कमल नारायण सिंह उच्चतम न्यायालय में। सवाल नंबर 16 आता है, वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो वर्तमान में 53वें नंबर में है, कौन है? ऑप्शन ए संजीव खन्ना, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ऑप्शन डी रंजन गोगोई। तो वर्तमान में विद्यार्थियों 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है, जिसका कार्यकाल फरवरी 2027 में पूरा हो जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी बदलने वाले हैं नहीं, कार्यकाल खत्म होगा नहीं। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान में भारतीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में कार्य है। और इनका कौन सा क्रम है? तो 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत में अब तक 11 महिला ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनी है, जिसमें से आपको बताना है कि पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश अभी एक बार भी नहीं बनी है, केवल हम न्यायाधीश की बात करें तो ऑप्शन है बेला एम त्रिवेदी, बीवी नागरत्ना, फातिमा बीबी और हेमा कोहली। तो विद्यार्थियों, भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, ऑप्शन स सही है। और जो आपके बेला एम त्रिवेदी और बीवी नागरत्ना, ये वर्तमान में अपने उच्चतम न्यायालय में कार्यरत है। वर्तमान में पूछे तो आपको ये दो नाम ध्यान रखने हैं। ये दोनों क्या है? ये वर्तमान में कार्यरत, वर्तमान में कार्यरत, ठीक है। ये प्रथम और हेमा कोहली भी अपने मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश। आज तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 18 है, उच्चतम न्यायालय का वह न्यायाधीश जो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के अब तक 53 न्यायाधीशों में एकमात्र न्यायाधीश ऐसा रहा है, मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बना है और बाद में उपराष्ट्रपति भी बना है। वो कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जेसी शाह, पीएन भगवती, जगदीश शरण वर्मा। तो विद्यार्थियों, भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना, उसका नाम ऑप्शन अ मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति।
भारत के उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश तीनों पदों पर सुशोभित हुए। ये क्या हुए, इनके बारे में भारत में 3 प्रमुख पदों को सुशोभित किया। सुशोभित किया कौन कौन से पद है? पहला तो पद आपको पता ही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, पहली बात। उसके बाद नंबर 2 आता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति ये 1969 में बने थे, जब वीवी गिरी ने त्याग पत्र दे दिया था। किस पर? जब वीवी गिरी उपराष्ट्रपति से कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तब मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और बाद में ये भारत के उपराष्ट्रपति भी बनते। तो ये 3 पदों पर सुशोभित होने वाले एकमात्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति है। सवाल नंबर 19 है आपके लिए विद्यार्थियों, निम्न में से उच्चतम न्यायालय के वे मुख्य न्यायाधीश जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा। भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ऑप्शन ए है कैलाशनाथ वांचू, ऑप्शन बी है जगदीश शरण वर्मा, ऑप्शन सी है पीबी गजेंद्र गडकर, ऑप्शन डी है ललित मोहन शर्मा। तो विद्यार्थियों, कैलाशनाथ वांचू एकमात्र भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जो राजस्थान के हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ऑप्शन अ एकदम सही रहेगा। जगदीश शरण वर्मा मुख्य न्यायाधीश तो नहीं रहे लेकिन न्यायाधीश अवश्य रहे हैं राजस्थान। उसके बाद शायद राजस्थान के राज्यपाल भी ये रहे हैं। सवाल नंबर 20 अंतिम सवाल है, उच्चतम न्यायालय में सर्वाधिक कार्यकाल किस न्यायाधीश का रहा है? अब तक वह न्यायाधीश कौन है जिसने सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद को सुशोभित किया है? ऑप्शन ए कैलाशनाथ वांचू, ऑप्शन बी जगदीश शरण वर्मा, ऑप्शन सी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ और ऑप्शन डी मेहरचंद महाजन। तो विद्यार्थियों, अब तक सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। आज की क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही बनेंगे। ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने के तरीके और किस प्रकार से आपको इसको हल करना है वो बताया। आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है विद्यार्थियों तो देर ना करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम में राजनीति विज्ञान में बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि अब आगे मैं, अभी तो मैंने केवल आपको थ्योरिकल चीजें बताई, अब मैं संविधान के अनुच्छेद, हर एक अनुच्छेद की व्याख्या से मैं चर्चा करूंगा, अलग से क्लासें लाऊंगा। तो आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्लासें होने वाली है। संविधान का पूरा मैं बताऊंगा कौन से भाग में क्या वर्णन है, किस अनुच्छेद में क्या वर्णन है। उसके बाद में आपको भारत में जो मुख्य पदाधिकारी है उनकी प्रमुख विशेषताओं की भी वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो आप देर ना करें, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा करें। अपना प्रेम कैसे देंगे आप मुझे, वो है आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, और आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखें। क्योंकि विद्यार्थियों, वर्तमान का कंपटीशन आपको पता है 20-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और कंपटीशन में एग्जाम्स में वैकेंसीज 2000, 1500, 3000, अधिकतम 5000 आती है, इससे ज्यादा वैकेंसी नहीं आती है। तो उन वैकेंसी में अपना नंबर मुख्य सूची में लाने के लिए आप हर कंटेंट को बेहतर तरीके से समझें, उसके नोट्स बनाएं और जिससे पढ़ रहे हैं उस टीचर पर विश्वास करें। क्योंकि जो आपको पढ़ा रहा है वह पहले बहुत सारा मैटर को छानता है, उसके बारे में पूरा ज्ञान ग्रहण करता है, उसके बाद ही आप तक सूचना पहुंचाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया। मिलते हैं अगली क्लास में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।